क्लास में आता हूँ तो खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठे हैं बस। अच्छा नहीं लगता मतलब कि तुम्हारे नबी ने मना फरमाया, कोई आए तो आप खड़े हो जाएं, बस नाइस। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि आप लोग सीए करना चाहते हैं यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके गोश गुजार कर दी जाए तो अच्छी बात है शुरू में। देखिए बात यह है कि सीए एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, लोग इसमें आते इसलिए हैं कि पैसा अच्छा है, कमाई अच्छी है और एक रिस्पेक्टफुल लिविंग भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसा तो किस्मत में जो होता है इंसान को मिलता है, लेकिन नॉलेज या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक फायदा ये होता है कि आप लाइफ अच्छी गुजार लेते हैं। एक अच्छी कम्युनिटी में आप बैठना उठना शुरू कर देंगे, कोई अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, पढ़े लिखे माहौल में बैठेंगे, तो जो एक अच्छा लाइफ स्टाइल है आप उसको विन कर सकेंगे। ठीक है जी। इसमें मसला ये है कि क्या कोई बंदा कहे कि मुझे कि सीए मुश्किल है, तो मैं उसकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा। मेरे नज़दीक कोई भी प्रोफेशनल स्टडी कभी आसान होती ही नहीं। ना इंजीनियरिंग, ना मेडिकल, ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सब प्रोफेशंस हैं। प्रोफेशन कभी आसान नहीं होते। ठीक है। लेकिन सीए कंपैरेटिवली उनसे आसान है मेरे नज़दीक। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर पाते या इसमें फेलियर का शिकार होते हैं, वो है मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। तो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होएगी तब तक आप कुछ गेन नहीं कर सकते। यार ये लगा देते हैं कि 11 बच्चे हैं ऑनलाइन, ये चला दो है ताकि उन्हें पता चले कौन है क्या पढ़ा रहे हैं। चलो इधर लगा दो, आप इसको सेट करो। अच्छा बच्चों, इसको ना पहले इतना ऊपर लो कि ये मेरा फेस कवर कर सके, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से। ये ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुश्किलात तो हर चीज में होती हैं जो होती हैं, लेकिन सीए की स्टडी जितनी मुश्किल है उतनी इंटरेस्टिंग भी है। तो आपने कोशिश ये करनी कि अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, मुस्तकिल पढ़ते हैं, तो आप इसमें मार नहीं खा सकते, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, आपको मैं ये कहूँगा दोस्तों कि थोड़ा हार्ड हो जाओ। हार्ड होने का मतलब ये है कि अ, मतलब देखें, प्रोफेशनल स्टडी में 2 पेपर दिए, एक पास हो गया एक फेल हो गया, तो यहाँ आपको सख्त होना होगा। यहाँ ये नहीं कि आप रोना धोना शुरू कर दें मैं फेल हो गया हूँ। हो जाता है इंसान, क्या है इसमें, अप डाउन है, जिंदगी के साथ लगे हुए हैं, तो हो जाएगा, क्या हो गया। तो आपने ये नहीं करना कि जी मतलब अब मैं क्या करूं, मेरे तो जनाब जो है पता नहीं क्या हो गया है, क्या हालात बन गए। तो ये चीजें अगर आप करेंगे ना तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रही। आ रही क्या ऑप्शन, नहीं आ रही? नहीं आ रही ऑप्शन, नहीं यूएसबी ये तो लगा तो हुआ है। मुझे जो लग रहा है पता क्या है, देखें अगर इसमें ओबीएस इंस्टॉल हुआ है ना तो फिर ये ओबीएस है। हाँ ये देखें, जब ओबीएस होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो इसका हल ये है कि सेटिंग में जाए, सेटिंग में डिवाइस सिस्टम है। तो ये बड़ा मसला है कि हमें चीज़ें भूल जाती हैं भाई। चलिए छोड़ देंगे, मुझे नहीं लग रहा ये होगा हमारे से, मुश्किल है। अच्छा बच्चों, अब हम बात ये कर रहे थे कि जी चीज़ ये है कि अगर हमने
इसको करना है तो हम मुस्तकिल मिजाज होना होगा। ठीक है। अभी आप लोगों के हाथ में खेलना शुरू कर देते हैं तो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास आजकल एक बच्ची आती रहती है, ऑनलाइन आके मेरे से पूछती रहती है चीजें, मैं बताता रहता हूँ। उस बच्ची का क्या मसला है? उस बच्ची का ये मसला है कि वो मेरे से दो कोर्सेज पढ़ रही थी, इकोनॉमिक्स और आई 2 बी। तो आमतौर पे बच्चे हॉस्टल वाले ही उनको बताते हैं इकोनॉमिक्स ज्यादा मुश्किल है और आई 2 बी आसान है। तो तुम ऐसा करो, आई 2 बी की क्लास ना पढ़ा करो, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर बच्चों के अंदर दो तरह का रवैया आ गया। या तो वो मेरी आई 2 बी की क्लास में आते नहीं है, पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, सुन लेंगे, टाइम जाया होगा। उससे अच्छा हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, QM पढ़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है, तो पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, चलो मेहनत की बात है, टेक्निकल चीजें आती रहती हैं तो उसको सीख लेते हैं, वो खुद कर लेंगे। इकोनॉमिक्स पास हो गया, आई 2 बी फेल हो गया। देखिए बात ये होती है, आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मेडिकल जाना चाह रहे हैं, अगर पाक स्टडी में भी नंबर नहीं आते तो आप जा तो नहीं सकते ना। तो ये कहना कि पाक स्टडी आसान है, इसको कर लेंगे, यही तो वजह है। आप किसी मेडिकल के स्टूडेंट के पास जाएंगे ना, जो मेरिट पे आया है, ऊपर गया है, अगर आप उसकी बिहेवियर में देखेंगे तो उसने फिजिक्स को जितनी अहमियत दी है ना, केमिस्ट्री को जितनी अहमियत दी है, उसने पाक स्टडीज को भी उतनी ही अहमियत। उसने उसमें से भी नंबर निकाले तभी वो वहां पहुंचे। और वो रवैया जब यहाँ आता है तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है कि ये तो इंग्लिश में लिखा है, ये तो पढ़ेंगे और ये तो कर लेंगे। तो वो आप करना कहते हैं जी कर लेंगे, हम कहते हैं अच्छा भाई कर लोगे तो कर लो, फिर क्या हो सकता है, मैं बाहर जाके खड़ा नहीं हो सकता, कोई बंदा बस्ता लेके जा रहा है, उसको कहूँ यार ना जा यार, तेरी मेहरबानी, मेरी क्लास पढ़े। ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये रवैया आपको कामयाब नहीं होने देगा। ठीक है जी। और ये रवैया बेड़ा गर्क करके रख देता है। हाँ जी। अब मेरा अपना भतीजा है, उसके दो पेपर रहते थे, एक मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, एक लॉ। लॉ थ्योरेटिकल था, उसने कहा ये हो जाएगा, मुझे MFA पे तवज्जो देनी है। अब दोनों पेपर देख के आया। अब जो केयरलेस बिहेवियर है उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो लॉ के पेपर में भी जाके केयरलेस रहा। 12 में से 8 MCQ उसे आते थे, उसने उसके निशान लगाए हैं, पेपर पे लिख के नहीं आए। क्यों? वजह ये कि जब इंसान जहन में सोच लेता है ना मैंने इसकी केयर करनी, इसकी नहीं करनी, तो पेपर तक वो रवैया जाता है, और पेपर में भी। और अब क्या होगा अगर फर्ज करें, अल्लाह करे कि निकल जाए, 1.5 का एक मार्क का एक MCQ है, अल्लाह करे निकल जाए, लेकिन आए हुए 10 नंबर छोड़ आए हो, 12 नंबर छोड़ आए हो यार। अब वो 12 नंबर जो तुम छोड़ आए हो, अगर उसमें से 2 नंबर भी कम पड़ गए, तीन भी काउंट फॉल में कम पड़ गए, तो 47, 48, 46 पे लोग फेल नहीं होते? 6 महीने गए, 6 महीने का मतलब है साल गया, सिर्फ आपको उस रवैये की वजह से कि आपने कहा ये सब्जेक्ट आसान है, मैंने इसकी केयर नहीं करनी। जबकि आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, जो मर्जी। CA जीनियस की फील्ड नहीं है, क्योंकि जीनियस आदमी में ये खराबियां होती हैं, वो खुद फैसले करने शुरू कर देता है, ये उनकी फील्ड में। ये इंटेलिजेंट लोगों की फील्ड है, जो हार्ड वर्किंग। ठीक है। और बाकी ये है कि भाई इसमें अब मैं मुझे बताने की जरूरत है कि 5 से 6 घंटे आपको दुनियादारी छोड़ के एक स्टडी टेबल पे बैठना पड़ेगा, डेली बैठना पड़ेगा, ये मुझे बताना पड़ेगा।
अब होगा क्या होगा, ये जब पढ़ाना शुरू करेंगे आप कहेंगे वो ये इन्होंने कहा तो ये था 6 घंटे, ये तो 1.5 घंटे में सारा काम ही मुकम्मल हो गया। तो 1.5 घंटे में होने की जरूरत नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5 घंटे का मामूल बन गया। तो भाई असाइनमेंट अपनी खुद निकालनी है आपने। ठीक है ना, असाइनमेंट अपनी खुद निकालनी है। सीए क्या चाहता है, या आई क्या चाहता है, ये किताब है इकोनॉमिक्स की किताब है, ये इकोनॉमिक्स की किताब। आई क्या ये कहता है कि फर्ज करें आपने पेपर कब देना है जी, कोई आइडिया, किस मंथ पेपर है आपका? क्या हाल है बच्चों? जून के एंड पे कौन से 2 पेपर देने हैं हमने, कोई प्लान? चले एक एक मंथ हम तय कर लेते हैं जी कि 5 पेपर हमने एक ही मंथ देने हैं, फर्ज करें। अभी मुझे आपके पर्सनल प्लान का नहीं पता, फर्ज करें। तो कौन सा मंथ है जी? सितंबर में आप देंगे तो आज अप्रैल तो समझे गया ना। अप्रैल सिर्फ अभी हमारी स्टेटिंग वगैरह सीखने में ही निकल जाना है। मई, जून, जुलाई और अगस्त में आप कहते हैं पेपर दे दूंगा। क्या हाल है, सितंबर में दे दूंगा। तो मैं अगस्त के मिड में कोर्स खत्म कर दूं, ठीक है। अगस्त के मिड में जब कोर्स खत्म होगा, मैं कहता हूँ मैंने 15 अगस्त को कोर्स खत्म कर दिया। 15 अगस्त को जब कोर्स खत्म हुई, ये 350 से 400 पेज की किताब आपको याद हो। आपका तरीका क्या है? आपका तरीका ये है कि एक टॉपिक लिया, उसको तैयार कर लिया, तैयार हो गया, छोड़ दिया। सीए में जो टॉपिक तैयार है उसको भूलना नहीं है, इसलिए 6 घंटे लगते, 8 घंटे लगते हैं। तो पिछला टॉपिक रिवाइज करते जाना है। 15 अगस्त को पेपर आपका कोर्स खत्म है, 16 को मौका है। जो मैंने पढ़ा दिया वो भूलना, फिर आप ये कर देंगे। अगर आप वो वाला तरीका लगाएंगे, आता सारा कुछ ही है उसमें भी, याद कर रहा हूँ जो आ रहा है याद करता जा रहा हूँ, पूरी किताब पे निशान लेके पूरी किताब पढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, जो चैप्टर इस वक्त पढ़ाया वो आता है, पिछला भूल चुका है। अगला दौड़ पिछला छोड़ सीए नहीं कर सकता, जो मर्जी करता है। क्योंकि देखिए 4 कोर्स रखे हैं, 3 कोर्स रखेंगे आगे चल के, और तीनों में अगर आपने आखिरी आखिरी चैप्टर याद है, बाकी जो पिछले पढ़े हैं वो भूले हुए हैं, तो कौन कराएगा दोबारा आपको याद याद? कैसे करेंगे आप? फिर 6 महीने और मांगेंगे या 3 महीने मांगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या समझे? ठीक है नहीं? सो मेक अ गुड प्लान। जो भी प्लान लेना आपने, अच्छा लेना। अब ये जून में 2 पेपर देने का प्लान किसने दे दिया आपको? मेरी एडमिशन करवाने जाना, और क्या जून में 2 पेपर दे दें? जून या जुलाई में। चले ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, दे देने चाहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, पेपर ही देने हैं, तो दे देंगे यार, दे के आ जाएंगे। क्या हाल है? ये हर बच्चे का अपना जाती प्लान होता है, इसके अंदर देखना पड़ता है हमने कैसे कोर्स पढ़ा है, कितना हमें आता है, हम कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन है, यू कैन फाइट इट। क्या हाल है? वरना बाजू का ऐसा भी हो जाता है ना, मैं कराटे सीखा करता था, तो मुझे किसी ने ना एवं ही कह दिया, 2 4 फाइट देखी तो, ओ तेरी तो फाइट ही बड़ी अच्छी है। अच्छा चलो ठीक है। अभी मैं ऑरेंज बेल्ट तक पहुंचा ना, कम वक्तों ने मुझे लाहौर चैंपियनशिप लड़ा दी। ठीक है, पहला सर्कल जीत लिया, फिर उन्होंने तारीफें इतनी की, मैं क्या पता नहीं कौन सा किंग कांग पड़ गया, दूसरे रिंग में राउंड में जाकर मुझे मार पड़ी, मेरा जबड़ा भी टेढ़ा, मेरा हिप जॉइंट भी लाओ। ठीक है, और बड़ी अर्ली एज में मेरी बैक की डिस्क भी गई। तो समझ गए गल? तो लोग आपसे यही कहेंगे तू किंग कांग है, तेरी आंखें भी लाल हो गई हैं, तू आज शेर को ढालेगा। आपने अपनी कैपेसिटी खुद चेक करनी कि यार मैं ढालूंगा, ढालूंगा तो ढाले भाई। लेकिन लोगों के कहने में आपने नहीं आना, प्लान हमेशा अपने लिए खुद करना है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। याद रखें, सीए में एक चीज ये है, पेपर फेल कभी ना करें, कोशिश करें ना करें, उससे अच्छा पेपर को आगे शिफ्ट करा। पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होता है। दूसरी बात, अगर पेपर रख लिया है, फिर तख्त या तख्ता, नन और नथिंग। या तो
आज होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर आप तय कर लेंगे बस मैंने इसको करना है, तो फिर आप कर जाएंगे। वरना मेरे जो पहली बात की है ना कि नई तैयारी तो आगे कर दो, फिर वो आगे ही करता रहे। क्या ख्याल है? ये भी नहीं, जो रखा है वो करना है, बाकी चीजें छोड़ दें। जून का प्लान खुद करना है आपने, मैं पढ़ाऊंगा, आप देख लीजिएगा हो सकता है कि नहीं। तो जून में जो पेपर देने बताए थे उन्होंने, जून में दो पेपर ये जो पहले दिलाते हैं कि I2B, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और एक होता है WBS, BWCS। तो BWCS तो शुरू करा दिया, तो अगर वो पहले कराना है I2B तो वो पेपर शुरू करा देते ना पहले, जो पहले ना पहले शुरू कराओ। क्या हाल है, शुरू इकोनॉमिक्स करा रहे हैं, पेपर I2B का करा रहे हैं। तो प्लानिंग अकॉर्डिंगली होनी चाहिए ना फिर उनकी भी। अच्छा बच्चों, एनीवे शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की। क्या हाल है, बिफोर वेस्टिंग टाइम, क्या हाल है? आप में से कितने बच्चे FSC के हैं? प्री मेडिकल? अच्छा, तो डेलिबरेटली मेडिकल छोड़ा है वो? है यार, ये बड़े चीप बंदे हो यार। अभी तो मुकाबला उधर शुरू होना था, आपने पहले ही छोड़ दिया उसको, क्यों छोड़ दिया? कोई वजह भी तो होगी। पहले वालिदैन के दबाव में आकर रख लिया था, यहाँ जज्बाती हो गए थे। हैं? जज्बाती हो गए, हाँ सही हो जाता बंदा। मैं एक दफा ना, मेरा भाई बीमार था, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, मैं गया हॉस्पिटल। मुझे डॉक्टर बड़े अच्छे लगे। वैसे मुझे मेल डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर अच्छी लगती थी। वहाँ दो तीन थी, उसमें एक बड़ी खूबसूरत। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा मैं भी डॉक्टर बनूंगा यार, ये बड़ी अच्छी फील्ड है। बंदा लोगों का इलाज करता है, अवाम की खिदमत करता है जी। तो मैं सातवीं आठवीं में पढ़ता था, तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। फिर मैंने एक दफा देखा, वो किसी का ना वो काट रहे थे, कोई चीज काट के उसमें से कोई चीज निकाल रहे थे, उन्होंने देखा, मेरे आ रहे थे, मेरे मसला काम नहीं है, इसमें तो ब्लड निकलता है, और ये तो मुझे डर लग रहा है पहले ही। मैं तो टीका लगवाने से पहले 10 दफा सोचता हूँ। तो ये मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है, मैं पहले मैं यार मेडिकल नहीं मेरे बस की बात। तो घर वाले कहने लगे तू क्या करेगा यार? मैंने कहा देखिए मैं बातें अच्छी बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, मैंने कहा सेलमैन बनूंगा, चीजें बेचा करूंगा, सीधी बात है। चीजें बेचेंगे, कमीशन कमाएंगे, तो यही काम करेंगे। क्या हाल है बच्चे? मैंने वही मैट्रिक में रख लिया आर्ट्स, मैंने साइंस छोड़ दे रखी नहीं। छोड़नी क्या थी, छोड़ते तो तब ना जब रखते, तो हमने पहले दिन ही। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर होते थे मेरे पास मैट्रिक में। लेकिन उसमें मैं काम इतना करता था कि किताबें मैं ऐसे की भी पढ़ता था जहाँ, यानी मैट्रिक के पेपर है, किताबें ऐसे की, नंबर अच्छे आ गए। हिस्ट्री में मेरे 86 है, पॉलिटिकल साइंस में 79 है, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो गया। फिर पढ़ने ही ना, और हमने क्या करना। ठीक है, सारे दोस्तों ने साइंस रखी, साइंस रख के फिर वो नंबर नहीं आए। फिर वो MU कॉलेज बैठे हुए थे, हम गवर्नमेंट कॉलेज बैठे हुए थे, सही प्लान करके। क्या ख्याल है? तो हमने शुरू से पंगा नहीं लिया। उसके बाद हमने कहा नहीं यार, ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहे तो एक दिन क्या होगा हमारे साथ, BA कर लेंगे, B.Ed कर लेंगे, एक छोटा सा स्कूटर होना है हमारे पास, बुढ़ापा आता है तो कुछ छोटा सा घर बना लेंगे, छोटी सी बीवी मिल जाएगी। मैंने कहा यार ये काम ठीक नहीं। मैंने रख लिया स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स। मैंने कहा यार ये सही थे। फिर स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स ही चला हमारा, FA में वही चला हमारा, BSc हो गया आगे आके। BSc हो जाए स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स तो हो गई। फिर CA मैंने शुरू किया, लेकिन साथ में मास्टर्स भी कर रहा था, साथ CA भी कर रहा था। इधर से उधर भाग, उधर से उधर भागना, वो सही हो ना, वो सही हो। बहरहाल MSc हो गई। CA के भी कुछ पेपर पास हो गए मेरे, क्योंकि उन दिनों ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता था CA। तो आगे फिर पढ़ाई में आगे ना, तो एक लेवल पे आके मैं स्टक हो गया। मैंने कहा यार ये आगे अब नहीं चल सकता।
तो वैसे मैं लिख सकता हूँ अपने नाम के साथ सीए फाइनलिस्ट स्कोर के एतबार से, लेकिन मैंने वो कभी सीएफई और अपने नाम के साथ लिखे नहीं हैं। मैं छोड़ जो नहीं किया वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं एंड अप करता हूँ तो क्या वजह हुई मेरे ना उसके क्वालिफाई होने की? उसकी वजह मेरी पॉवर्टी थी, गुर्बत। मुझे पैसा चाहिए था, इमीडिएटली चाहिए, मेरी जरूरत ही नहीं थी। इसलिए मैं ट्यूशनिंग पे फोकस करता था। जाहिर है, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, पैसा कमाने का ज्यादा फोकस था। तो पैसा कमाने की तरफ जाओ तो फिर पढ़ नहीं सकते, और पढ़ाई की तरफ आना है तो थोड़ी देर आपको सब्र करना पड़ेगा। उसका हमारे पास टाइम नहीं था, दैट्स वाई मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया। लेकिन मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि यार क्या वजूहत होती है कि इंसान इसको कर नहीं पाता। तो आप बिलीव कर लें कि मुझे कभी डॉक्टर ना बनने का कभी दुख नहीं हुआ। ये ना करने के बड़े मुझे नुकसान हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ना बनने का मुझे कोई दुख नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो क्या करता। तो यार तुम्हारी उलझन ही थी मेरी। सीए में कौन सा मतलब मेडिकल में कौन सा बंदा इंसान रह जाता। नई से नई टेक्नोलॉजी आती रहती, नई से नई ऑपरेशन आती रहती है, आप पढ़ते रहते हैं, जिंदगी आपकी उसी में ही गुजर जाती। एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, कोई 22 से 23 साल की उम्र में, 24 मैक्सिमम 25 साल की उम्र में बंदा सीए कर जाता। जिसने करना है कर जा। बड़ा डिले हुआ, 27 28 पे चला जाएगा। ठीक है जी। 27 28 में क्या आएगा तो 29 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप राइट वे में गए तो 20 25 साल की उम्र में आप तैयार हैं अपनी अपनी अर्ली लाइफ शुरू करने के लिए, नेक्स्ट लाइफ शुरू करने के लिए। मेडिकल में आप 32 साल में नहीं शुरू कर सकते जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ 32 साल की उम्र तक नहीं शुरू कर सकते। क्योंकि हम तो विक्टिमाइज हो रहे हैं ना, मैं पता है। मेरी भांजी डॉक्टर है, ये जनरल हॉस्पिटल से। हाँ, चचा की बेटियां दोनों डॉक्टर हैं। लड़कियों की शादियां 32 32 33 30 साल की उम्र में हम कर रहे हैं। ये उम्र है शादी की। ऐसी फील्ड का फायदा ही कोई नहीं जहाँ फन ऑफ लाइफ आपने बर्बाद कर दिया सिर्फ किस में, पढ़ाई में। तो कोई कोई डेडिकेटेड बंदा करे, कौम की खिदमत करे। हर बंदे को क्या जरूरत है उसमें टांग अड़ाने की? ठीक है, और फिर गेटवे उसका बहुत स्मार्ट छोटा था, है ही जगह ही नहीं। इंडिया में 22 से 25 लाख सीटें मेडिकल। वो लोग प्लानिंग करते हैं, दुनिया सारी में मेडिकल कर ही कोई नहीं रहा। तो हम डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। और हमारे यहाँ मेरा हजारों में होनी। आबादी हमारी उनसे 1/4 होगी, तो हमारी 7 लाख तो होनी चाहिए थी। हमारी में तो टोटल 13 14 हजार सीटें। गेटवे ही नहीं तो उधर क्या करे बंदा? वो तो नूरा कुश्ती चल रही है। अब मुझे बताओ, 97.1 और 97.2 वाले के नॉलेज में कितना फर्क होगा? 2 वाला मेरिट पे, 1 वाला बाहर। ये नहीं निजाम ठीक इनका। मेडिकल साइंस वोलाटाइल है, जिनके वालिदैन डॉक्टर हैं वो तरीके बताते हैं, वही बच्चे आगे डॉक्टर बन रहे हैं। बाकी कोई तरीका नहीं। बाकी एनटीएस का मैंने सिस्टम देखा है, उसके अंदर हर दफा 15 20 सवाल गलत दिए होते हैं इन्होंने। उसके पूरे पूरे नंबर दे देते हैं, ऐसे ही होता है ना। गलत सवाल के पूरे पूरे नंबर होते हैं। जो डॉक्टरों के अपने बच्चे होते हैं उनको बताया होता है कि 15 20 सवाल गलत होंगे, वो तुम पढ़ते ही समझ जाना, उसको अटेम्प्ट ही ना करना। हमारा बच्चा गलत सवाल लेके बैठा रहता, 45 मिनट जाया कर देता है, परेशान भी हो जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता। उनको पहले ही पता होता 15 20 सवाल गलत है, तो कौन बताता? कुछ ना कुछ तो है अंदर। ऐसी बात तो नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों, है क्या नहीं? तो इसलिए मुझे सिस्टम शफाफ भी नहीं लगा, और मुझे सिस्टम इतना कामयाब भी नहीं लगा, और मुझे ये करियर भी कोई इतना आउटस्टैंडिंग भी नहीं लगा कि इंसान अपनी लाइफ ही तबाह करते। क्या ख्याल है बच्चों? आप जिस फील्ड में आए हो, अच्छी फील्ड है। अभी इसके अंदर स्कोप है। स्कोप के अलावा एक चीज और है, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है।
कैफ क्वालिफाई करो, फिर रीथिंकिंग करो, क्या मैं आई कैप से सीए करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, 5 पेपर देके एसीसी कर लेता हूँ। अकाउंटिंग मेरी अच्छी है, एसीसी करके तो भाई चला जाता हूँ, 2 ढाई 3 लाख से करियर शुरू कर देता हूँ, है कि नहीं। कैफ कर लिया, नहीं मुझे पीएचडी करनी चाहिए, फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, 1.5 साल लगाओ, बीएससी की डिग्री लो, आगे एमएससी करो, पीएचडी कर लो। तो देयर आर लॉट ऑफ गेटवेज। सीए कर लिया है, मैं पाकिस्तान नहीं रहना चाहता, मेरा दिल चाह रहा है मैं आयरलैंड चला जाऊं, इंग्लैंड चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, मैं इसी डिग्री को वहां ले जाता हूँ, उनसे कहता हूँ हाँ जी मैं आपके यहाँ टैक्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, वो कहेंगे जी आप 2 पेपर दे दें, एक लॉ, एक टैक्स, आप हमारे पास प्रैक्टिस कर लो। अमेरिका जाए सीपीओ हो जाएगा, कनाडा है सीए हो जाएगा, इंग्लैंड है सीए हो जाएगा, जर्मनी जाएंगे उनका एक अपना नाम है, तो लंबा सा है थोड़ा, आपकी चॉइस है। तो देर आर लॉट ऑफ गेटवेज। आप मेडिकल में जो बताएं, आप एमबीबीएस कर लेते हैं, क्या स्कोप है, मुझे एमबीबीएस का स्कोप समझा दे कोई, क्या है। 6 साल आपने लगाए, 4 साल डिग्री दी आपको, पहला तो यही ज्यादती है। साल 6 है, डिग्री 4 साल की, 2 साल खा गए, कहाँ गए 2 साल। क्या 2 साल की अहमियत नहीं, ये एमबीबीएस की डिग्री बैचलर डिग्री है, बाकी सारी 4 साल में मिल रही है, ये इसमें 6 क्यों लगवा रहे हो आप लोग। अजीब नूरा कुश्ती है, निजाम ही कोई नहीं आप लोगों को। 18 जमा 6 24 हो गए, अभी स्पेशलाइजेशन रहता है यहाँ पे। 18 जमा 5, 23 साल की उम्र में आप क्वालिफाई कर जाते हो। मैंने बच्चियों को देखा है, अभी 6 8 6 माह की बात है, अक्सर बच्चे मिठाई खिलाते नहीं हैं। बच्चियां एग्जैक्ट 2 साल बाद मिठाई का डब्बा लेके आ गई, तो बेटा क्या कैप क्वालिफाई हो गया। यार कल की बात है, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, तो सारा हमने यहाँ बैठे रहना है। तो बात यह है कि करने वाले करते हैं, तो ये फील्ड है जो रास्ता है, बीएस करना है, पीएचडी करनी है, उधर चले जाओ, सीए करना है, ठीक है, एसीसीए करना है, इंग्लैंड से स्विच कर जाओ, सीए कर लिया, किसी दूसरे मुल्क में जाना है, जाओ स्विच कर लो, रास्ते खुले हैं आपके पास। ये होती है क्वालिफिकेशन। मेडिकल करें आप, एमबीबीएस करें, जाएं किसी मुल्क में करें प्रैक्टिस, करने देगा कोई, 2 पेपर लेंगे, लेना 2 पेपर, 3 लेवल लेते हैं अगले, 3.5 4 साल लग जाते हैं, और वो 3 लेवल करने के बाद भी वो क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी नो, कार्डियोलॉजी नो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बस सही फील्ड में फिर वो जाने नहीं देते, वहां हम लोगों ने अपने बच्चे रखने होते हैं। हमारी फील्ड में लग चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि गोरा म्यूजिक सीख रहा है, गोरा गिटार सीख रहा है, फाइन आर्ट सीख रहा है, अकाउंटेंसी से भाग रहा है। यही हमारी स्ट्रेंथ है, जिसका हमने फायदा उठाना है। तो आप जहन में रखें, यू आर इन अ बेस्ट फील्ड, आपने आगे चलना है, सिर्फ क्या, डेडिकेशन, डिवोशन, बिला वजह रिश्तेदारों से कम मिले, गिफ्ट नहीं करनी, क्या करना है मिलकर, आते हैं मुनासिब टाइम दें, अपने फ्यूचर पर फोकस करें, ज्यादा अच्छे रहेंगे आप। ठीक हो गया बच्चों, चले हम इकोनॉमिक्स शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, किसी भी बिजनेस साइंस, अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, कोई फील्ड है, उसकी बुनियाद इकोनॉमिक्स से मिलेगी आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स ने आगे जाके इनको डेवलप किया। इसलिए कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी सिखानी है बिजनेस की, तो पहले इकोनॉमिक्स सिखा दो। इवन आई टू भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इकोनॉमिक्स है, ये आ जाएगी तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा, इसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जितनी बिजनेस टर्म्स हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा बच्चों, बाकी जो ड्राइव है वो फिर आगे एडवांस स्टडीज में आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहला मसला, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। आज तक इकोनॉमिक्स की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी जा सकी, क्योंकि बड़े कोर्सेज का यही मसला होता है
कि वो ग्रो इतना करते हैं कि किसी एक डेफिनेशन में उन्हें समाना। डेफिनेशन का मकसद क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट की, ये जानना कि इस सब्जेक्ट में कौन सी चीजें शामिल होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो ये जाहिर बात है, जब सब्जेक्ट डाइवर्सिफाई करते हैं, टेक्नोलॉजी को पिकअप करते हैं, हालात के साथ बदलते हैं, तो पुरानी डेफिनेशन इनफेक्टिव हो जाती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में देखते हैं, तो 1776 में 1776 में, आप तो बहुत छोटे होंगे तब, तो एक किताब लिखी किसने? एडम स्मिथ। किताब का नाम भी लिखा है उन्होंने, क्या नाम है किताब का? एन इंक्वायरी into the nature of causes of wealth of nation, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। एक किताब लिख दी जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि दौलत का नेचर क्या है और इसको हासिल करने के कॉजेस वगैरह क्या हैं, वजूहात क्या हैं। इसके इन्होंने 4 चैप्टर बनाए। पहला चैप्टर बनाया प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। दूसरा बनाया इन्होंने, एक्चुअली ये दूसरा था, इन्होंने तरतीब गलत कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा था एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, और चौथा था कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत कमाना, यानी कारोबार करके पैसा कमाना, इसी को हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहेंगे। तो टोयोटा क्या कर रहा है? टोयोटा कार बनाने वाले क्या कर रहे हैं? तो आप कहेंगे वो क्या कर रहे हैं? दौलत कमा रहे हैं यार। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। होंडा वाले क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। सीएफई क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कर रहा है। दौलत कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए वो कहते हैं जी 4 चीजें आपके पास होनी जरूरी है। पहली चीज है लैंड। फर्ज करेंगे ये एक फार्म हाउस है, फ्रूट फार्म हाउस। यहाँ हम फसलें उगाते हैं, एनिमल ग्रो करते हैं, एनिमल स्टॉक है हमारे पास, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, पोल्ट्री प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा फार्म हाउस है। सबसे पहले क्या चीज चाहिए? नेट। नेट होगी तो फसलें उगाएंगे ना। क्या हाल है बच्चों? जमीन नहीं तो फसलें कहाँ उगाएं? चारा उगाएंगे तो गाय को खिलाएंगे ना, तभी दूध मिलेगा। तो लिहाजा पहली चीज है लैंड। लेकिन दुनिया में कोई काम बगैर किसके नहीं हो सकता? लेबर के, है ना। अक्सर लोग मुझे आगे थे, आज दुनिया में रोबोटिक्स आ गई है, हर काम रोबोट करेगा। मैं उनको पता है क्या जवाब देता हूँ? रोबोट फसलें उगाएगा, हाँ उगाएगा। गंदम उगाएगा, उगाएगा। सब काम वही करेगा, तो उसे को गंदम खाए भी वही। भी सारे काम रोबोट ने करने हैं ना, तो गंदम उगाएगा, कम वक्त उगाएगा किसके लिए? उगाएगा तो इंसानों के लिए। खुद तो वो बैटरी से चलता है, बिजली से चलता है। तो खा भी लेना, फिर पचा ले उसको और बढ़ाओ जाए, रोबोट हो जाएगा? नहीं। लिहाजा प्रोग्रामर जो प्रोग्राम कर रहा है रोबोट को, वो तो इंसान होगा ना। बटन तो उसने दबाना है। क्या हाल है? प्रोग्राम उसने करना। लिहाजा लेबर के बगैर कोई काम दुनिया में नहीं हो सकता। और तीसरी चीज है मशीन। मशीन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल इक्विपमेंट। कैपिटल इक्विपमेंट, मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर। तो मेरे पास 4 फैक्टर क्या है? जमीन, पढ़े लिखे टेक्नीशियन और मजदूर, लेबर, और तीसरा मेरा ट्रैक्टर, थ्रेशर। ठीक है। और स्टॉक, कमरा जिसके अंदर मैं जाके माल रखता हूँ। ये सब मेरा क्या है बच्चों? ये कैपिटल है सर। मेरे ये मेरा कैपिटल है बिजनेस का। और चौथा मैं खुद हूं, एंटरप्रेन्योर, जो आइडिया लेके आएगा। इस मौसम में गन्नम उगाओ, इस मौसम में गन्ना उगाओ, इस मौसम में कपास लगाओ। ठीक है। अब बड़ी ईद आने वाली है, जानवरों को मार्केट लेके जाओ। ठीक है। सही बच्चों। तो 4 चीजों के बगैर, तो इसमें से एक भी चीज कम कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। अब मुझे बताइए, आपको बात समझ आई है? जमीन चाहिए, मजदूर चाहिए, मशीनरी चाहिए यानी कैपिटल चाहिए, और आजिर चाहिए। आजिर कौन? एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। अच्छा, अब यही अगर आप कहेंगे सर टोयोटा के पास भी ये चीज है, हाँ यार यही चाह रहे हैं। टोयोटा की फैक्ट्री फलाव में तो नहीं लगी हुई, जमीन पे ही लगी। होंडा की जमीन पे लगी। उनके इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर क्या हैं?
लेबर है, ऐसे ही है ना। और उनका बड़ा सा प्लांट, कैपिटल है, सही है। और जो बंदा तय करता है कौन सी गाड़ी बनाओ, किस टाइम में बनाओ, वो क्या है, और किस टाइप की बनाओ, वो एंटरप्रेन्योर, राइट बच्चों। यही सीएफई है। बिल्डिंग इसकी क्या है, लैंड है, और मैं क्या हूँ, लेबर। सही होगी बात, सही है जी। और ये मल्टीमीडिया क्या है, और ये कंप्यूटर, कैपिटल। ठीक होगी बात। और जो प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, इसके ओनर, एंटरप्रेन्योर है। चार चीजें पूरी होगी, इससे यहाँ भी दौलत बन रही है। सही बच्चों। अब दौलत कमाई चार बंदों ने मिलके, कौन से चार बंदे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, अच्छा जो पैसिव फैक्टर होता है उसका मालिक शामिल कर लेंगे ना। वैसे लेबर बोल सकती है, इंसान है ना। एंटरप्रेन्योर भी बोल सकता है, इंसान है। मशीन बोल सकती है, नहीं, मशीन का मालिक आ जाएगा उसकी जगह, रिप्रेजेंटेटिव। जो पैसिव फैक्टर है उनके क्या आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव। यानी सीएफई के केस में लैंड, बिल्डिंग अपना हिस्सा कैसे वसूल करेगी बताओ, मालिक मकान आ जाएगा ना इसका, बिल्डिंग का, वो आके किराया लेगा। इसका मतलब है कमाया चारों ने मिलकर, तो ये चारों में तकसीम होगा। जब तकसीम होगा तो खूबी की बात यह है कि जो पैसा कमाया है वो होगा पैसा ही, मिलेगा पैसे ही, लेकिन हर बंदे को जो पैसा मिलेगा उसका नाम मुख्तलिफ है। मिलेगा पैसे ही, चारों ने मिलकर कमाया, चारों में तकसीम होगा। लेकिन जब तकसीम होगा तो पैसा ही मिलेगा, मुआवजा ही मिलेगा, रिटर्न ही मिलेगा, लेकिन हर एक के रिटर्न का नाम डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे, जब हम लैंड को पैसे देंगे हम उसको कहेंगे रेंट, देंगे पैसे, इनाम क्या होगा, रेंट। जब मजदूर को देंगे पैसे, होंगे पैसे, इनाम क्या होगा, वेजेस। अगर परमानेंट हुआ तो सैलरीज हो जाएंगी। सही बच्चों। तो लैंड को क्या मिला, और लेबर को वेजेस या सैलरीज। अच्छा, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, सूद। तो आप कहेंगे इंटरेस्ट कैसे, देखिए बात ये होती है, कॉमन सेंस याद रखिए, ये जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत महंगा होता है। इक्विपमेंट बहुत, आम हालात में इक्विपमेंट हम बैंक से ही पैसे लेके लेते हैं, थ्रेशर, ट्रैक्टर, या सुजुकी या होंडा का प्लांट। तो ये हम बैंक से ही पैसे लेके लेते हैं, बड़ी चीज लेनी मुश्किल है। आप खुद देख लीजिए, आपके अब्बू ने गाड़ी ली हुई है, एक आम इंसान ने, तो गाड़ी लीज ही करवाते हैं आमतौर पे लोग, बैंक से, महंगी होती है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं, बात समझ आती है मेरी। अच्छा, और एंटरप्रेन्योर को भी पैसे मिलेंगे, उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट। बच्चों बात समझ आती है। तो लैंड को क्या दिया, रेंट। अच्छा, लेबर को क्या दिया, वेजेस। कैपिटल को क्या दिया, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को, अच्छा अब दो हेडिंग एक्सप्लेन हो गए, एक प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दोनों हेल्थ हो गए एक्सप्लेन। ठीक है जी। कि चार फैक्टर ने मिलकर पैसा कमाया और चारों में ही तकसीम हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि जब तकसीम हुआ तो जो जो किसको रिटर्न मिला उसका नाम उससे मुख्तलिफ हो गया। तो यहाँ लिखा है कि एलेबोरेट डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटेड वेल्थ, जो दौलत कमाई थी कंबाइंड एफर्ट से, जाहिर है ने मिलकर काम किया था, अब वो प्रोडक्शन हो चुकी है, तो अब इन हाउस होल्ड्स में क्या की जाएगी, तकसीम की जाएगी। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे सर दो स्टेजेस हो गई, प्रोडक्शन भी होगी दौलत की, दौलत की तकसीम भी होगी, अब तीसरा काम क्या है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या है, देखिए किसी जमाने में रुपया पैसा नहीं होता था, लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे व्यवस्था थी। तो जहां घर होता था इंसान का, वो वहां पे कपास लगा लेता था, कपास बीवी को ला के देता था, वो सूत काटती थी, उससे वो कपड़ा बना लेते थे, अपने कपड़े खुद ही बनाते थे। अजनास उगाते थे, गंदुम, चावल, सब्जियां, वो खा लेते थे, और वही चारा जानवरों को डालते थे, जानवरों से दूध लेके घी और दूध भी इस्तेमाल कर लेते थे। दुनिया ऐसी चल रही थी, कोई एक्सचेंज नहीं होता। कोई एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है, कुछ लेके कुछ देना। तो आप सुबह आ रहे थे कॉलेज से, कॉलेज, तो आपसे एक बैगर ने पैसे मांगे, आपने उसे पैसे दे दिए, ये एक्सचेंज है, नहीं। एक्सचेंज में गिव गिव नहीं होता, टेक टेक भी नहीं होता। एक्सचेंज होता है गिव एंड टेक, कि ये मेरा पेन है 10,000 का जी, इलेक्ट्रॉनिक है,
तो 10,000 मैंने दे दिए, पेन ले लिया, इसको मैं क्या कहूंगा? गिव एंड टेक, और ये एक्सचेंज है। इसे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या है कि अगर ये पुराना दौर होता तो आपके अब्बू क्या कर रहे होते? आपका एक घर होता, उसमें आप रह रहे होते, आपके अब्बू खुद ही गंदम उगाते, खुद ही चावल उगाते, खुद ही कपास लगाते, खुद ही सारा कुछ करते और उससे सारा काम चलता। लेकिन आज के दौर में क्या है? असूली तौर पे देखा जाए तो मैं सीएफई किस लिए आता हूँ? सीएफई इसलिए आता हूँ, घर के लिए चाय की पत्ती, दूध, कपड़े, ठीक है जी, जरूरत की सारी चीजें लेने। अगर रुपया पैसा ना होता तो क्या होता? महीने के एंड पे मैं एक पिकअप लेके आता और इनसे कहता कि मेरे घर की जरूरतें सारी रख दो यहाँ पे, उसके बदले में यहाँ काम करता। एक्सचेंज इस तरह होता। लेकिन आज के दौर का एक्सचेंज क्या है कि तुम ऐसा करो, जो सर्विसेज तुम हमें दे रहे हो इसके बदले पैसे ले लो, और वो पैसे जाके जो जो तुम्हें चाहिए उसके बदले ले लो। तो ये एक्सचेंज हो गया। अब क्या होता है, जब दौलत हमारे पास आ जाती है, हम एक्सचेंज करने चल पड़ते हैं। एक्सचेंज में हम देखते हैं हमें किस किस चीज की जरूरत है। अगर कपड़ों की जरूरत है, हम एम्पोरियम चले जाते हैं, वहां जाके पैसे देके कपड़े ले लेते हैं। और अगर हमें ग्रोसरी की जरूरत है तो हम एच क्रीम बक्स चले जाते हैं या सवेरा स्टोर चले जाते हैं, ऐसे ही नाम है कुछ। वहां जाके हम पैसे देकर अपनी सब्जियां, अपनी दालें, चावल ले आते हैं। तो जो जो चीज चाहिए हम क्या करते हैं, उन पैसों के बदले ले लेते हैं। चाहे हम मजदूर हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे हम बैंकर हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, ऐसे ही होता है ना। इस स्टोर पे चले जाए तो बिजनेसमैन भी आया होगा, सैलरीड पर्सन भी आया होगा, ठीक है जी, बैंकर भी आया होगा, ऐसे ही होगा। तो हमने क्या किया, पहले चार फैक्टर ने मेहनत की दौलत कमाई, फिर दौलत उनमें क्या हो गई, तकसीम हो गई। अब इन चारों फैक्टर को जो जो चीजें चाहिए वो पैसे देके क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है जी। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो लैंड लॉर्ड है, उसे रेंट मिला है, चाहे वो बैंकर है उसने सूद कमाया है, चाहे वो बिजनेसमैन है उसने प्रॉफिट कमाया है, हर बंदा मार्केट जाएगा और उन पैसों को एक्सचेंज करेगा, पैसे देके चीजें ले लेगा। राइट बच्चों? पैसा कमाया, पैसा तकसीम हुआ, पैसा एक्सचेंज हुआ। अब आखिरी स्टेज आ गई क्या, इसी के लिए तो सारी मेहनत की थी। अब तुम कैंडियां भी ले आए हो, ठीक है जी, सही है, स्नीकर भी ले आए हो, कपड़े भी ले आए हो, फूड भी ले आए हो। अब आखिरी काम क्या है, इस्तेमाल करो। क्या हाल है बच्चों? यही तो वजह थी जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की थी। क्या हाल है बच्चों? अब ये आपके पास ये जनरेट होगी वैल्यू, तो क्या करो अब अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करो। क्या हाल है जी? अपनी वांट को सेटिस्फाई करो। अगर चॉकलेट का मूड था, पैसे दिए, चॉकलेट खाओ, एंजॉय करो। चिप्स लाए थे, खाओ। कपड़े लाए हो, पहनो, ठीक है, पंखा लाए हो, चलाओ। तो इसको क्या कहोगे, कंजम्पशन ऑफ। अब डॉलर की कंजम्पशन हो रही है। तो यही चार चीजें हो रही दुनिया में, और क्या हो रहा है? मेहनत करके पैसा कमाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। पैसा लेके मार्केट में जाते हैं, उसके बदले वो चीजें लाते हैं जिनकी जरूरत है। दौलत जो कमाई थी तकसीम हुई, हमारे दरमियानी आ गई, उसको हमने एक्सचेंज कर लिया, अब चीजें आ गई, अब क्या करो। ये चार हिस्से हैं इनकी किताब। उन चार हिस्सों से लोगों ने आहस किया कि इन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो उनके नजदीक इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ है जो डिस्कस करती है इंसान दौलत कमाता कैसे है, फिर आपस में से तकसीम कैसे करते हैं, तकसीम करने के बाद एक्सचेंज कैसे करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद कंजम्पशन कैसे करते हैं। राइट जी? लेकिन मसला ये खड़ा हो गया कि उस वक्त के जो माहिर अखलाकियात थे, तो ये देखिए, मैं ये अंडरलाइन कर दूं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, तो इन्होंने साइंस का दर्जा दिया। मेहरबानी इनकी, इससे एक फायदा हो गया। हमने मास्टर्स किया तो हमें डिग्री कौन सी मिली, एमएससी की, वरना एमए की मिलनी थी। तो एडम से तो अच्छा आदमी हुआ ना। क्या हाल है बच्चों? पहला तो निकी का काम कर गया, वरना हमने तो साइंस मैट्रिक में नहीं रखी थी।
तो एमएससी कहाँ से आनी थी? वो तो अल्लाह इसका भला करे। है जी। अच्छा बच्चों, अब ये सारी बातें समझ आ गई हमें। अब आगे आगे ना तो माहिर इखलाकियात खड़े हो गई। 1776 यूरोप का वो दौर है बच्चों, जिस दौर में चर्च का जमाना था, और चर्च वाले बड़े हार्ड थे। ठीक है ना, तंग नजर। जी बेटे। नहीं बेटे, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ ये है कि जो पैसे तुमने कमाए, अबू जो सैलरी लाए, वो दे के चीजें खरीद के लाओ। चीजें, सब्जियां, फल, कपड़ा लेकर आओ। और कंजम्पशन क्या है? उसको इस्तेमाल करो, यानी खाओ, पहनो, ये कर सकते। समझ आ रही बात की? एक्सचेंज में तो हम बार्गेन करते हैं, मैं इतने पैसे दूंगा इसके, ये याद है ना? वो मार्केट जाते हैं तो अक्सर हम बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, वो एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन जब हम ले आते हैं घर, तो फिर क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, चाय पीते हैं, ये कंज्यूम हो रही है बस। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्लियर? अच्छा। अच्छा बच्चों, अब आ जाए क्या, माखरे अखलाकियात खड़े हुए, पॉल एंड ड्रिस्कन, बड़े बड़े नाम थे। उन्होंने कहा ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। एडम स्मिथ का, ये तो लोगों को पैसा कमाने की मशीनें बना देगा। और पैदा होता बच्चा दौलत पे ही सोचेगा, दौलत पैदा कैसे करूं, दौलत को कंज्यूम कैसे करूं, एक्सचेंज कैसे करूं। तो इंसान नहीं बना रहा, तू तो पैसे कमाने की, तू तो मटीरियलिज्म प्रमोट कर रहा है, मादियत परस्ती। और कहाँ गया ह्यूमैनिटी, इसमें है कोई? उन्होंने तनकीद कर दी। सब्जेक्ट ही 100 साल तक मर गया, उन्होंने खड़ा ही नहीं उन्होंने सब्जेक्ट। अगला बंदा कब आ रहा है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उठ खड़ा हुआ 1890। अब देखिए, 1776, 1776 एंड 1890, 125 साल बीत गया। फिर खड़ा हुआ एल्फ्रेड मार्शल, कहाँ से? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आज भी बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत नामी करामी स्कूल है। इसने लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसने लिखा कि भाई खुदा के बंदो, उसने दौलत की जो बात की थी, दौलत से मोहब्बत नहीं थी, दौलत से मोहब्बत इसलिए थी कि दौलत सोर्स है वेलफेयर को प्रमोट करने का। दौलत नहीं होगी, दवाई आएगी? अम्मी के कपड़े आएंगे? क्या हाल है? अब्बू की मोटरसाइकिल आएगी? नहीं। दौलत इसलिए उसने कहा, देखो, इकोनॉमिक्स को यूं देखो कि ये एक सोशल साइंस है, और स्टडी करती है पीपल। पीपल का मतलब क्या है? इंसान। दौलत को स्टडी नहीं कर रही, इंसान को स्टडी कर रही है, और इंसान को इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये तो उसकी रोजमर्रा जिंदगी को देख रही है। तुमने एमएस हम अभी, हम क्या कह रहे हैं? इंसान दौलत कैसे पैदा करता है, इंसान दौलत कैसे तकसीम करता है, इंसान दौलत के बदले चीजों को एक्सचेंज कैसे करता है, इंसान चीजों की कंजम्पशन कैसे करता है, यही है ना? उसने कहा यार, आप क्या बात कर रहे हैं, दौलत को क्यों फोकस कर रहे हो, इंसान को फोकस करो। हम तो उसकी रोजमर्रा जिंदगी का मुताला कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस स्टडी पीपल इन देयर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Wealth is central area of interest. Wealth एक central area of interest है, क्यों? Because is a source to promote, is a source to promote welfare। तो ये सोर्स है किस चीज का? वेलफेयर को प्रमोट करने का। राइट बच्चों? अच्छा जी, तो दिस इज अ सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर। इकोनॉमिक्स एंशियसली डिस्कस अबाउट द, वो मैंने ऊपर भी लिख दिया, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो हम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं यार। हम कब बात करेंगे हमारी दौलत से मोहब्बत है, कोई भाईचारा है? नहीं, हमारा इंसान से दोस्ती। तो हम इंसान को फोकस कर रहे हैं कि इंसान डे टू डे जिंदगी में दौलत कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे करेगा। दौलत उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दौलत के बगैर ना डैम बन सकता है, ना सड़क बन सकती है, ना हॉस्पिटल बन सकता है, ना यूनिवर्सिटी बन सकती है। जो बनाने का किससे बनेगा? दौलत से बनेगा। राइट बच्चों? नो मुश्किल जी। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब आगे बात, आगे अगला साइंटिस्ट कौन सा आ गया? लीनल रॉबिन्स। इस पे बात हम कल करेंगे। टाइम क्या वापस? जी।
10-11 हो गए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया, इसको मैं यहीं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहीं पे सेव कर देते हैं, कल हम यहीं से शुरू कर लेंगे, राइट। इकोनॉमिक्स कैसी लगी आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं लग रही? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये पता है क्यों इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। ये है बिहेवियर साइंस। इंसान ये क्यों सोच रहा है, इंसान क्यों कम पैसों में ज्यादा खरीदना चाहता है, सेलर ज्यादा कम माल के अगेंस्ट ज्यादा पैसे क्यों लेने चाहता है। तो बिहेवियर साइंस, जो बच्चे भी आंखें खुली रखते हैं, आइज टू सी एंड ईयर टू हियर, उनको ये बहुत अच्छी लगेगी। जो सोचते रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा, इसको पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा होगा, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत आ जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस ये आ जाएगी, आप ही क्यों नाराज है, अब्बू ऐसा क्यों कह रहे हैं, अम्मी ऐसे क्यों कह रही थी, आप हर वक्त सोचते नहीं। इस तरह आप मुआशरे के एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर आप, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, किसी के मफाद को समझना। और इसका एक फायदा क्या होता है कि आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। कल को आप आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे तो क्या होगा, शुरू में आप अकेले ही होंगे, आपको काम सिखाया जा रहा है, लेकिन 4-6 महीने, साल, सवा साल के अंदर आपके अंडर 4 लोग आ जाएंगे। तो वहां समझना पड़ेगा ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्या मुफाद है इनका, ये बॉस डांट क्यों रहा है। तो बिहेवियर को समझने वाला इंसान बड़ा कामयाब रहता है। पर्टिकुलरली उसका फायदा क्या होता है कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर के सामने आएगा ना वो, वहां वो चीजों को आसानी से मैनेज कर लेगा। तो आप कहेंगे सर कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर क्या होते हैं? बेटा कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर ये होते हैं जैसे हमेशा कुछ रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, हमेशा कुछ रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती ये है कि हमें उनके साथ रहना है। मिसाल के तौर पे, जब भी आप देखेंगे सास और बहू एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो अगर आप बिहेवियरिस्ट होंगे तो मामले को आसानी से, फिर 3 रिश्ते हो जाएंगे, आपकी सास, आपकी माँ, आपकी बीवी, ये 3 हो गए, ठीक है ना। इसी तरह बच्चियां बैठी हैं, शादी तो इंशाल्लाह होनी है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से दे। तो क्या होगा, सास, शोहर। सास क्या चाहेगी, बेटे की शादी हो जाए लेकिन तनख्वाह मुझे ही देता रहे, और मेरी बहू मेरे हाथ से खर्चा ले लो, डोमिनेंस। बहू क्या चाहेगी, शोहर ईमानदारी से लाके पैसे मेरे पास रखे, मैं अम्मी जी को खर्चा दूं। समझ रहे बात। ये सब चीजें क्यों है, हम पैदा ही ऐसे हुआ है, मफादाती तौर पे। क्या हाल है। तो इसलिए अगर आप बिहेवियर समझ जाएंगे तो अपनी जाती जिंदगी में कामयाब होंगे, प्रोफेशनल में कामयाब होंगे, और एक कामयाब इंसान के पीछे नंबर ऑफ सक्सेसेस होती है, और एक छोटी छोटी गलतियों से इंसान फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैंने इसलिए 2-4 मिनट बताए थे, एक तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम तो आपने पढ़ लिया होगा, वो फिर वसीम है। मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखा आगे नहीं हूँ, मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स की थी बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ, एमबीए किया था, ठीक है। ये बहादुर यूनिवर्सिटी में मुल्तान में मेरी जॉब थी, वहीं मैंने कर लिया था। जॉब करते रहे, साथ साथ पढ़ते रहे, ये की भी टांग अड़ाए रखी हमने। और उसके बाद हमने लाहौर आए, जब तो मुझे मिली पहली जॉब, यानी कि आई वॉज वर्क इन शोरकोट कॉलेज ऑफ एयरफोर्स में मैंने काम किया एज अ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। प्राइवेट जॉब तो मैं कर ही था पहले मॉर्गन केमिकल में, फिर वो छोड़ के मैं उधर गया, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा। फिर लेक्चरर हुआ थोड़ी देर के लिए तोतसा में, वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं लाहौर आ गया, फिर मैंने यहाँ जॉब्स वगैरह शुरू कर दी और मुसलसल पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैं पढ़ाता गया, कोशिश मेरी लाहौर में रहने की वजह यही थी कि सीए के पेपर भी हो जाएंगे, वहाँ नहीं होंगे, ठीक है। पैक में मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, तो यहाँ के जो बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसमें मेरे उस्ताद भी हैं। तो उसके बाद मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी साउथ एशिया में बहुत देर पढ़ा है, तो वहाँ मुझे फ्री ऑफर हो गई थी कंप्यूटर साइंस की, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स कर लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और लास्टली ये है कि एमफिल की ज़रूरत पड़ी, जब यूनिवर्सिटीज़ ने ग्रो किया तो उन्होंने कहा कि एमएस होना ज़रूरी है, तो आई हैव डन माई एमएस इन प्रोजेक्ट एनालिसिस फ्रॉम यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूएमटी।
तो दैट इज प्रोजेक्ट एनालिसिस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के अंदर मेरा एमएस है। ये काफ़ी क्वालिफाई किए हुए हैं। अच्छा, लेकिन मेरे दौर में सीए में ये होता था कि हमारा मॉड्यूल जो होते थे उसके अंदर 3 पेपर होते थे, और अगर 3 पास हो जाए इकट्ठे तो पास, अगर एक भी फेल हो जाए तो तीनों फेल हो गए। इसलिए वो उस जमाने में ये बड़ा चैलेंजिंग भी था, और हमें ज़ाहिर फैमिली और पैसों की जरूरत की वजह से कोई एक आदमी एफर्ट कम हो जाती थी, वो पीछे आ जाते थे, अपनी वर्क लग जाते थे। तो प्रोजेक्ट एनालिसिस के हवाले से मेरी जॉब्स वो दो हैं। एक तो जॉब जो है मेरी वो ये है कि आई एम वर्किंग विद सॉफ्टवेयर हाउसेस, बिकॉज आई एम मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह के ऊपर काम करता हूँ, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के ऊपर, यानी कि कस्टमर की नीड को समझ के मैं प्रोग्रामर को समझा सकता हूँ कि तुमने क्या ऑब्जेक्ट बनाने हैं जिससे इसकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी। उसके लिए आई एम associated with a software house where I work in the afternoon। और शाम को जो मेरी जॉब है वो एक अमेरिकन कंपनी है, एम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वो मेरी ऑनलाइन जॉब है। तो वो लोग न्यूयॉर्क में काम करते हैं, वहाँ मैं उनके सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की नीड्स को एनालिसिस करता हूँ, और उनके प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीशन और कुछ काम होते हैं छोटे छोटे, वो मैं करता हूँ। पेरोल वगैरह उनकी सारी मैं मैनेज करता हूँ उधर से। तो मेरा शाम का काम है, लेकिन वहाँ मुझे सैलरी नहीं इतनी मिलती। सैलरी जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा, वो एशियन को नहीं देते, उन्हें पता होता है इनकी करेंसी क्या है। तो वहाँ से मुझे मिलता है $500-600 महीने में। और आईटी के हवाले से जो है वो प्रोजेक्ट पे बेस करता है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए तो कामयाब हो जाए तो फिर अच्छे पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो वो सीजनल काम है मेरा। और ये जो है यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सीएफई में आके, और इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जाके। और चूंकि एक कॉलेज में आप सीए पढ़ाएंगे दूसरे में नहीं पढ़ा सकते, रिस्ट्रिक्शन होती है, टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, और कभी कभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये मेरी डिफरेंट फील्ड है। और जो सुपीरियर में मैं जाता हूँ आमतौर पे उनके आईटी विंग में जाता हूँ, जहाँ बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस वगैरह में बीएस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कोर्स ही मैं पढ़ाता हूँ। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का आईटी विंग है वहाँ भी मैं यही पढ़ाता हूँ। बाकी ये है कि मैं जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं एक्सक्लूडिंग लम्स, बाकी सब में मैंने काम किया, इवन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ज़्यादा में आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूसी टाइम तो वर्किंग आवर्स स्लैब तो वही है ना आपके पास। तो यू कैन नॉट वॉन्डर अराउंड द होल सिटी। तो आप चंद एक ऑप्शन ले सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं ले सकते। बल्कि लव्स में भी मैंने काम किया हुआ है, वहाँ मैंने पढ़ाना सीखा था एज अ टीचर असिस्टेंट। जैसे ये मेरे टीए, तो मैं वहाँ टीए था। ठीक है, डॉक्टर हनीफ एक स्टेटिस्टिशियन है, उनके साथ, फिर डॉक्टर मनीर साहब के साथ। तो वहाँ से मैंने टीचिंग सीखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थ्रू आउट जो है मैंने अपना टीचिंग करियर जो है वो शुरू कर दिया। ये जो है ये स्लाइड क्यों बनी, ये जो मैं कोविड में बनाई थी। कोविड में एक आइडिया दिया था कि बच्चे बैठे हैं घर में, और हम माइक से जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरह की बनाएंगे स्लाइड। तो वो अभी तक वही चल रही है, वो एक तरह से पहचान ही बन गई है मेरी। ओके बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है जी, समझ आ गई। कल इंशाल्लाह हम जो है ना इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, कल हम स्ट्रेट अवे बुक को ही पकड़ेंगे और बुक ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा,